मेरा नाम निशा भारती है। मेरा रोल नंबर 129 है। मैं पीटीईसी चंद्रवाड़ा मुजफ्फरपुर डीएलएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज मेरे डिस्कशन का टॉपिक है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षक सामूहिक। आगे हम देखते हैं विद्यालय का क्या मतलब होता है और विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था कैसे स्थापित किया जाता है। हमारे देश में संस्थाओं की दृष्टि से सबसे बड़ी संस्था विद्यालयों की है। समाज इन विद्यालयों को न केवल शिक्षा केंद्रों के ही रूप में देखता है, बल्कि भविष्य के समाज हेतु एक निर्णायक दिशा देने वाली संस्था के रूप में भी देखता है। मेरी दृष्टि में शिक्षा का मतलब केवल शिक्षा के दर्शन, सीखने सिखाने के तरीके और शिक्षा के कार्यक्रमों से तो है ही, बल्कि समाज और शिक्षा के मध्य एक बड़े तंत्र को व्यवस्थित रूप से संचालित कर पाने की चुनौतियों से भी है। जिस प्रकार किसी कार्य की सफलता और एक कुशल नेतृत्व के लिए आवश्यक कौशलों में दक्ष होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी कुशल शैक्षणिक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। विद्यालय में विभिन्न स्तरों पर काम में नेतृत्व और प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन सभी स्तरों पर काम करने वालों में और बच्चों तथा शिक्षकों के मध्य समन्वय कर पाने, नीतियाँ बनाने और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का कौशल होना विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था स्थापित करने से है। प्रधानाचार्य के द्वारा शिक्षकों और बच्चों को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए विद्यालय नेतृत्व के कुछ गुण प्रधानाचार्य में होना चाहिए। जैसे फर्स्ट, एक दृष्टि और उद्देश्य प्रदान करना। सेकंड, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना। थर्ड, सामूहिक कार्य को प्रोत्साहित करना। फोर्थ, आशावादी और सकारात्मक बनना। फिफ्थ, प्रशंसा और पुरस्कार प्रदान करना। सिक्स्थ, समूह के साथ संवाद करना। सेवेंथ, सदस्यों को सशक्त बनाना। आगे हम देखेंगे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत से ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, जैसे दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा, आईसीटी करिकुलम, नियोस टीचर ट्रेनिंग पोर्टल etc। इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षकों और प्रधानाचार्य को प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह बच्चों को किस प्रकार समूह में कार्य करने और सिखाने पर बल दे, क्योंकि सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि छात्रों को समूह में कार्य करना अच्छा लगता है और मनोवैज्ञानिक का भी मानना है कि समूह में रहकर छात्र का विकास प्रभावशाली रूप से हो सकता है। इसलिए सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। इन्हीं कुछ सामूहिक विधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया या सिखाया जाता है। जैसे फर्स्ट, खेल द्वारा अधिगम। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ लर्निंग बाय गेम। सेकंड, समूह द्वारा अधिगम। इसका इंग्लिश मीनिंग लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। थर्ड, सामूहिक प्रतियोगिता द्वारा अधिगम। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ लर्निंग बाय ग्रुप कंपटीशन। फोर्थ, सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ कल्चरल प्रोग्राम। फिफ्थ, शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा सीखना। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ लर्निंग बाय एजुकेशनल एग्जीबिशन। सिक्स्थ पॉइंट, शैक्षिक भ्रमण द्वारा सीखना। इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ लर्निंग बाय एजुकेशनल टूर। इन सभी सामूहिक विधियों के कुछ लाभ भी हैं, जैसे फर्स्ट, सामूहिक अधिगम की व्यवस्था के अंतर्गत सभी छात्रों को कार्य करने का अवसर मिलता है और प्रत्येक छात्र अपने समूह को अग्रसर करने का प्रयास करता है। सेकंड लाभ है
सामूहिक क्रियाओं में छात्र पूर्ण मनोयोग का प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने समूह की जीत सुनिश्चित करना होता है। इसलिए छात्र स्वयं सीखता है तथा दूसरों को भी सिखाता है। थर्ड लाभ है, सामूहिक विधियों द्वारा छात्र समायोजन करना सीखता है, क्योंकि समायोजन के अभाव में छात्र अपने साथियों, समाज एवं विद्यालय से कुछ भी नहीं सीख सकता। फोर्थ लाभ है, बालक समूह में अन्य साथियों के माध्यम से सीखता है तथा अपनी प्रत्येक सीखने संबंधी समस्या को अपने साथियों के समक्ष प्रकट करता है, जिससे उसके साथी उसका समाधान करते हैं, क्योंकि बालक अपने साथियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। फिफ्थ लाभ है, सामूहिक विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों का समूह बनाते समय उनके स्तर के अनुकूल समूह बनाने चाहिए, जिससे छात्रों में कुसमायोजन की समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन वर्तमान समय में कोविड-19 के इन मुश्किल दिनों में सामूहिक पठन पाठन की प्रक्रिया एक ही झटके में बदल गई है। आमने सामने मिलजुल कर पढ़ने वाली प्रक्रिया ऑनलाइन में बदल गई है। इस विषय परिस्थिति में अध्यापकों के सामने प्रशासनिक कार्यों से लेकर बच्चों की सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जोड़े रखने की अप्रत्याशित चुनौती